हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 स्टडी। हम यूपीएससी मेंस 2022 के लिए एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये टॉपिक हम जीएस 2 से ले रहे हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट से। ये टॉपिक हम पॉलिटी से ले रहे हैं, जो बहुत चर्चा में रहा और बार बार पिछले कई सालों से, जब से ये कानून बना है तब से यह टॉपिक चर्चा में ही रहता है। अभी आज से 5-7 दिन पहले ही हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने एक कमेंट किया कि पावर्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ नीडेड टू बी रीडिफाइंड, सेज ओम बिरला। उन्होंने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल विरोधी कानून जो है, उस पर वापस हमें नज़र देखनी चाहिए, वापस हमें नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। पिछले कुछ दिनों ऐसी कई सारी घटनाएं घटी हैं जिसके आधार पर यह कानून बिल्कुल निहत्था हो गया, निस्सार हो गया, जिसकी कोई आवश्यकता होने के बावजूद भी कोई सार्थक पना हमें नज़र नहीं आया। तो बहुत चर्चित मुद्दा बार बार ये रहता है चर्चा में, और इसके कारण इस पर बार बार यूपीएससी और अन्य पीएससीज में बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो हम एक बार इसको वापस रिलुक कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस बार स्वयं लोकसभा स्पीकर ने कहा है, जो इसका मालिक है, जो इसका स्वामी है, एक स्पीकर ही इस पूरे कानून का स्वामी होता है, उसके इर्द गिर्द ही इस कानून की व्याख्याएं घूमती हैं, क्योंकि पूरा पावर उसी के पास है। तो इसलिए हम एक बार इस कानून को वापस देख लें और हो सकता है इसके मेरिट्स डिमेरिट्स को देख लें, और एक क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप होता है तो हम किस रूप में उसका आंसर दे सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये न्यूज़ थी और इसके आधार पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ कब बना, कैसे बना, दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्या हुई। एक छोटा सा ब्रीफ स्टडी मैं आपको दे दूं कि 1985 में हमारे यहाँ 52वां संविधान संशोधन हुआ। उसके माध्यम से हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस अनुसूची को हम दल बदल विरोधी अनुसूची भी कहते हैं। एक छोटी सी बात कि 52nd अमेंडमेंट, ये इसका डाटा है, आप जब आंसर लिखेंगे तो एक चार्ट बना सकते हैं उसके डाटा के बारे में। 52nd अमेंडमेंट 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, और संविधान में वर्तमान स्थिति इसकी 10th शेड्यूल में 10वीं अनुसूची में इसकी संभावना बनती है अथवा इसको स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से संविधान के 2 रूल्स भी हैं और 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, संविधान की 2 धाराएं भी हैं, 2 अनुच्छेद भी हैं, 102 और 191। उन दोनों में ये मुद्दा भी समाहित है। तो वो 2 अनुच्छेद भी आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत डाटा फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि यूपीएससी आपको डाटा के बारे में नहीं पूछेगी, उसका कंसर्न अभी जो है उस समस्या का समाधान क्या है, लेकिन डाटा आपके ध्यान में होना चाहिए। आप वहाँ एक चार्ट बनाकर लिख सकते हैं ताकि यूपीएससी को पता चल जाए कि इसको उसकी पृष्ठभूमि भी पता है, वास्तव में ये चीज़ है क्या, कैसे पनपी, कैसे समाज के सामने आई, कैसे हमारे संविधान में आई, ये पूरा बैक होल इसको पूरा पता है। तो एक मिनट में हम इसका रिवीजन कर लें। इस स्लाइड में मैंने दिखा रखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक बात। दूसरी बात, कोई एमपी और एमएलए बनता है तो कैसे डिस्क्वालीफाई होगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के चुनाव से चयनित हुआ, नियुक्त हुआ है अथवा निर्वाचित हुआ है, तो वह यदि किसी भी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है तो वह तुरंत डिस्क्वालीफाई होगा। यदि ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो स्वतंत्र मेंबर है, निर्दलीय, उसकी बात नहीं है, उसके साइड में आप देख लीजिए कि वॉट्स अब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग कंट्रेरी टू पार्टीज डायरेक्शंस। ये पार्टी की जो व्हीप होती है, पार्टी का जो एक निर्देश होता है, उसका उल्लंघन करने पर भी कोई व्यक्ति दल बदल विरोधी कानून के तहत निरर्ह माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा, बशर्ते उसको उसकी पार्टी माफ न कर दे। यदि उसको उसकी पार्टी माफ कर दे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू अथवा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, दल बदल विरोधी कानून के तहत वह अयोग्य नहीं माना जाएगा, यदि उसकी पार्टी उसको माफ कर दे। अन्यथा किसी पार्टी के, अपनी पार्टी के, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से वह विजयी प्रत्याशी हुआ है अथवा उसने चुनाव लड़ा है, उसके निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो वह व्यक्ति जनप्रतिनिधि होने के अयोग्य रहेगा। एक चीज, कोई भी इलेक्टेड पर्सन जो जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता है, वह उस पार्टी के निर्देशों का अनुपालन करने में अथवा उसके अगेंस्ट जाने में जब वो जाएगा तो उसे उसकी पार्टी अपनी पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर देगी। साथ ही पार्टी से डिस्क्वालीफाई करे या न करे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वह व्यक्ति संसद सदस्य होने के लिए निरर्ह माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, यदि कोई
निर्दलीय विधायक है वो कभी भी, जो स्वतंत्र विधायक है वो अथवा सांसद है वो कभी भी यदि अपनी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है अथवा कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो तत्काल प्रभाव से अयोग्य माना जाएगा उस सदन की सीट के लिए अथवा उस सदन के सांसद होने के लिए, विधायक होने के लिए। इसी प्रकार से कोई नामित व्यक्ति है, कोई नॉमिनेटेड पर्सन है, यदि वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी, इंपॉर्टेंट नोटिस टू दिस, यदि वो 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वह भी डिस्क्वालीफाई कहलाएगा। सदन के सदस्य होने के नाते सदन का सदस्य नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कोई नामित व्यक्ति है वो विद इन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। 6 महीने के बाद किसी भी पार्टी को वह ज्वाइन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से इसके 2-3 एक्सेप्शंस भी हैं, कोई अपवाद भी है। यदि कोई व्यक्ति सभापति बन जाता है और सभापति बनने के बाद वह अपने पार्टी को छोड़ देता है तो वह इसके तहत सदन का सदस्य होने से निरर्ह नहीं माना जाएगा। दूसरा एक चीज ये और है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अपने वर्तमान पार्टी से टूट करके कोई नई पार्टी का गठन करते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ अथवा दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान नहीं लागू होंगे। बार बार ये मुद्दा इसी कारण से चर्चा में रहता है कि 2/3 व्यक्ति, यदि 2/3 निर्वाचित उनके सांसद या विधायक कोई नई पार्टी का गठन कर लेते हैं तो वे इस कानून के तहत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। तो ये मुद्दा भी बार बार चर्चा में रहता है इस 2/3 वाले प्रकरण के कारण से। एक और चीज कि यहाँ पूरा मैटर, पूरा प्रकरण लोकसभा स्पीकर अथवा जिस सदन की बात हो रही है उसका सभापति ही निर्णित करता है, सभापति के हाथ में है। होता क्या है कि जैसे उस सदन का कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी में चला जाता है अथवा कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो सदन का सदस्य ही लोकसभा स्पीकर को अथवा राज्यसभा स्पीकर को, सभापति को, चेयरमैन को अथवा विधानसभा के स्पीकर को एक रिपोर्ट देगा, एक प्रार्थना पत्र देगा कि सर इस मैटर पर लुक अपॉन किया जाए, इस मैटर पर देखा जाए कि क्या यह व्यक्ति एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य माना जाए या नहीं। तब वह लोकसभा स्पीकर इलेक्शन कमीशन की मदद से अथवा अपने न्यायिक सदस्यों के माध्यम से वह इस पर निर्णय लेता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा स्पीकर कितने समय में यह निर्णय लेगा कि वह सदस्य सदन के अयोग्य है, इस बारे में यह पूरी अनुसूची मौन है। संविधान में तो प्रारंभ में था ही नहीं, बाद में आया। मूल संविधान में इसकी कोई संकल्पना नहीं थी। लेकिन कितने समय में हमारे लोकसभा अथवा सदन के मुखिया को यह निर्णय लेना है कि वह अयोग्य है या अयोग्य, इस बारे में इस पूरे डिवीजन में, पूरे टॉपिक में कोई प्रावधान नहीं है कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। कई सारी कमेटियां बनी, उन कमेटियों ने कहा है, आगे हम देखते हैं कि इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। निर्णय लेने के लिए स्पीकर के पास कोई समय होना चाहिए कि किस निर्धारित समय के अंतर्गत वह व्यक्ति अथवा वह स्पीकर, वह चेयरमैन एक निर्णय ले कि यह व्यक्ति अयोग्य है या योग्य। एक और चीज आगे देख बढ़ते हम कि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राजस्थान में अभी एक घटना घटी कि बसपा के विधायकों का पूरा एक मैटर है, उनका विलय कर दिया गया किसी रूलिंग पार्टी में। तो उनकी जो इशू है, उनका जो नोटिस है, उनका जो पूरी ये प्रकरण है स्पीकर के पास पेंडिंग है। अभी तक स्पीकर ने 1.5 साल के आसपास का समय अथवा 2-3 साल के आसपास का समय हो गया है, स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो अभी हाई कोर्ट में ये मैटर गया, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तारीख तक हमें इसका निर्णय अथवा स्पीकर अपना निर्णय सुना दें। खैर जो भी हो, आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इसके माध्यम से पता हमें ये लग रहा है, ये इसका एक डिमेरिट्स है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हमारा जो स्पीकर है, हमारा जो चेयरमैन है, उसके लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है कि वह किस अवधि के तहत अथवा अवधि के अंदर ये निर्णय ले कि कोई व्यक्ति अथवा कोई सांसद योग्य है अथवा अयोग्य। एक और पॉइंट इसमें ध्यान देने योग्य है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये जो है ये अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है। इसका मतलब न्यायिक समीक्षा के तहत इस जुडिशियल अथवा इस टॉपिक का, इस मैटर का, इस इश्यू का न्यायपालिका
उस पर लुक अपॉन कर सकती है, न्यायपालिका उसको समीक्षा कर सकती है कि स्पीकर के द्वारा लिया गया निर्णय सही है या गलत। और एक समस्या यहाँ बार बार ये आती भी है, आप जान ही गए होंगे कि स्पीकर जो होता है वो भी लगभग सर्वदा ही हम ऐसा कह सकते हैं कि वह रूलिंग पार्टी का ही होता है। तो कैसे कोई रूलिंग पार्टी का स्पीकर रूलिंग पार्टी के निर्देशों की जो साइलेंट निर्देश होते हैं उनकी अवहेलना कर सकता है। तो स्पीकर की भूमिका भी बार बार संदेह के दायरे में आती है कि वो उसकी पार्टी के कहे गए निर्देशों के अनुसार ही अपना निर्णय लेता है। यदि अपनी पार्टी का मेंबर होगा तो उसके खिलाफ एक स्पीकर कैसे निर्णय ले पाएगा, यहाँ उसकी नैतिकता की बातें आती हैं। तो ये मॉरलिटी के इशू भी यहाँ आते हैं। हम आगे देखते हैं एक और टॉपिक जो यहाँ देखा जाएगा, बार बार वही मैंने सब चीज़ लिखे रखी है, स्लाइड में हमारे पास पड़ी हुई है, हमने हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स को अवेलेबल भी करवाया। एक और चीज़ जो हमने तो कियोटो होलोहन केस 1992 में ये बात आई थी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये भी अंडर जुडिशियल रिव्यू आएगा। न्यायिक समीक्षा इस कानून की हो सकती है, इस कानून के तहत लिए गए प्रावधानों, इस कानून के तहत लिए गए डिसीजनों, निर्णयों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। छोटी सी बात है, ये इसका भूतकाल है, इसका पास्ट है जो बेसिक है। अभी वर्तमान में 2-3 घटनाएं हमारे पूरे भारत में देखी गई हैं। एक तो राजस्थान में ऐसी घटना देखी गई जहाँ कई सारे विधायक बाड़ाबंदी के थ्रू रहे, अथवा कई सारे विधायकों ने, जो बसपा की घटना मैंने आपको बताई कि ये अपनी मूल पार्टी को छोड़ करके रूलिंग पार्टी के तहत उन्होंने अपना समायोजन करवा लिया। अभी भी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी प्रकार से मणिपुर का इश्यू भी हुआ था। इसी प्रकार से आप बहुत चिर परिचित मुद्दा आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो वो भी मुद्दा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आ भी सकता है। खैर बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो एक अलग बात मैटर है। लेकिन प्राथमिकतया उन्होंने अपनी पार्टी के विचारधारा अथवा अपने प्राथमिक विश्वास के साथ भी विश्वासघात किया, क्योंकि वो प्रथमतया जिस पार्टी में थे, बाद में उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। जिस भी नाम से छोड़ा हो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। एक और चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप और हम देखते हैं कि बार बार लोग छोटे छोटे चुनावों में आजकल बाड़ेबंदी की घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। चाहे तो जिला पंचायतों के चुनाव हो, चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, बार बार क्यों लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं? उसका भी एक कारण यही है कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से किसी दूसरे के लोभवश में आकर के दूसरी पार्टी को ज्वाइन न कर ले, जिससे उस पार्टी का समीकरण बिगड़ जाए। तो ये मुद्दा भी, बाड़ेबंदी का मुद्दा भी जो है वो भी दल बदल के कारण ही हुआ जा रहा है। उसका एक नया फॉर्म है उससे बचने के लिए। तो ये मुद्दा भी, बाड़ेबंदी का मुद्दा भी इसके तहत हम लिख सकते हैं, इसके तहत हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एक एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों होना चाहिए, इसके फेवर में हम 3-4 पॉइंट्स देख लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसके थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की कि इन एस्पेक्ट्स पर हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के मुद्दों को देखना होगा। किन किन मुद्दों को देखना होगा? एक कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों होना चाहिए? सरकार की स्थिरता के लिए। कोई सरकार, यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाएगा कि सरकार की स्थिरता कैसे होगी? सरकार की स्थिरता नहीं होगी तो वह सरकार अपनी नीतियों पर, अपने विकास पर किस प्रकार बात करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 2, ट्रस्ट ऑफ वोटर्स, कि जो वोटर्स हैं उन्होंने जिस पार्टी के नाम पर, जिस दल के नाम पर उस व्यक्ति को वोटर्स दिया था, क्या वह व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाकर के उस वोटर्स को धोखा नहीं दे रहा है? ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने विचार डेवलप कीजिए, मैंने अपने विचार रख दिए। माइनॉरिटीज, और बहुत बार क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि अल्पसंख्यक SC अथवा ST सीटों पर चुन के आते हैं, उनके तहत ये मुद्दा बहुत देखा जाता है। क्योंकि एक पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, सरकार में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण हो सकता है वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लें। तो ये इससे पूरी माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनकी जो आशाएं हैं, वो पूरी आशा धूमिल हो जाती है। इसी प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग भी, धन बल, बाहुबल, इनका भी मुद्दा इसके थ्रू देखने को मिलता है कि एक सरकार को गिराकर दूसरी सरकार को बनाना। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का मुद्दा बहुत चर्चित रहा, कमलनाथ जी की सरकार को गिरा करके शिवराज जी की सरकार बन गई, तो ये मुद्दा बहुत चर्चित रहा एंटी डिफेक्शन के थ्रू भी, अथवा गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने में। इसी प्रकार से एंटी डिफेक्शन लॉ के एंटी भी
कुछ अगेंस्ट भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होना चाहिए। क्यों? तो सबसे बड़ा मुद्दा बताया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 कि हर व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो कोई व्यक्ति यदि अपने पार्टी के व्हीप का अनुपालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वह अपने विचारों को उसके अगेंस्ट में मताभिव्यक्त कर रहा है, वह भी उसका संवैधानिक अधिकार है। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट, पूरा संवैधानिक मामला ये किसी और टॉपिक में देखेंगे, बार बार सुप्रीम कोर्ट इसमें देखता ही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एंटी डिफेक्शन लॉ दोनों के बीच में क्या संबंध है, किस हद तक, किस सीमा तक इनका संबंध होना चाहिए। अब आगे क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए। आप देखिए, स्पीकर का जो पद है उसको एक नियत समय दिया जाना चाहिए। क्या नियत समय में उसे निर्णय लिया जाना चाहिए कि किस, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 6 महीने हो, उस नियत समय में वो एक निर्णय ले। नंबर एक। नंबर 2, स्पीकर अपने विचारधारा से अथवा अपने जो पद की जो गरिमा है उससे कहीं दगाबाज ना हो, उससे कहीं मूड न जाए, अपने पद की गरिमा को भी बनाए रखे, ये स्पीकर का कर्तव्य है। नंबर 3, यह डिसीजन लेते हुए वह पक्षपात युक्त आचरण न करे, वह निष्पक्ष होकर हमारे सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आचरण करे। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संवैधानिक प्रावधान जो है अथवा हमारे संविधान की जो आशाएं हैं उन पर भी हमें देखना होगा कि हमारे संविधान का आर्टिकल 19, उसी प्रकार से हमारे संविधान में सरकार के स्थायी पने की जो बात है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो बात है, वह उस गणराज्य की ओर भी हमें देखा जाना चाहिए। संविधान की जो वैल्यूज हैं, संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो आदर्श हैं, उन्हें बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन भी हो सकता है, इसका मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल करने को हम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार यह सरकार की स्थिरता को, देश के विकास को, पॉलिसीज अथवा नीतियों की नियमितता को कहीं न कहीं बाधित करता है। इसके प्रकार से मॉरलिटी, कुछ नैतिक बातें भी होती हैं, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बहुत हुआ, अब आप अपने विचार बताइए, मुझे कमेंट्स कीजिए अपने विचार को देख करके। आप एक पूरा, मैंने आपको बता दिया किन किन पॉइंट्स पर इसमें चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, GS2, GS3, GS1, GS4 सभी मुद्दों के साथ। हम लगभग हमारी इच्छा है कि 50-50, 100-100 टॉपिक्स हो जाएं, जिससे आपको एक ऐसा माइंडसेट मिल जाए कि हमें किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हर टॉपिक को 10-10 मिनट में जिन जिन मुद्दों पर बात की जाए आपके सामने रख दूँ। थैंक यू, बाय।